गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में समझ रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से इंट्रोड्यूस हो रहे थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एग्जिस्टेंस आया है, इस पर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था। और मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इनका पहले का नाम है कम्प्लेक्सेस। तो कम्प्लेक्सेस वैसे कंपाउंड्स हुआ करते थे जिनको समझना बड़ा मुश्किल था, जिनका स्टडी बड़ा डिफ़िकल्ट था, तो उनको कहा गया कि वो कम्प्लेक्स हैं, इसलिए उनके बारे में बहुत कुछ जानना मुश्किल है। और उस ब्रांच को एकदम से छोड़ दिया था, एकदम से नेग्लेक्टेड ब्रांच था वो केमिस्ट्री का। लेकिन जब अल्फ्रेड बर्नर का ज़माना आया, उन्होंने एक तजुर्बा किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस मिले, उन ऑब्जर्वेशंस से जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, उन सारे के सारे अनुभव को उन्होंने एक सेंटेंस का रूप दिया, और वही स्टेटमेंट्स जो है वो कहलाता है बर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और आज का हमारा टॉपिक भी वही है, बर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, आप तो समझ रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है ये आपके लिए एकदम से नया फील्ड है, एक नया कंसेप्ट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इससे पहले जो भी आपने बॉन्डिंग की थ्योरी पढ़ी होगी, उन सारे के सारे बॉन्डिंग की थ्योरीज़ का एक लिमिटेशन होता है। यहाँ हम वो भी थ्योरीज पढ़ेंगे और उनका एक लिमिटेशन है जिसको हम दूर करते हैं एक नई थ्योरी से, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक पहुंचने से पहले हमें बहुत सारी बातें जाननी है, बहुत सारी बातें समझनी है, उस लायक बनना है कि हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझ पाएँ। मैंने आपको एक बात और भी बताया था कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं आज के समय में द मोस्ट रिसर्चेबल फील्ड है, जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है जिस फील्ड में, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और हम चारों तरफ से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से घिरे हुए हैं। हमारा ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, आयरन का उसमें हीम ग्रुप होता है जो आयरन को घेरे हुआ है हीमोग्लोबिन में। हमारे ग्रीन प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट, वो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनमें भी मेटल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एक ऑर्गेनिक क्लस्टर के बीच में, ऑर्गेनिक रिंग के बीच में एक मेटल इनऑर्गेनिक फंसा हुआ रहता है, और उसके केवल होने मात्र से उसकी प्रॉपर्टीज बहुत बदल जाती है, उसके एप्लीकेशंस बदल जाते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स बदल जाते हैं। तो इस पर तो हम एडवांस स्कोप में इस पर आएंगे ही। आज हमें चर्चा करनी है कि बर्नर्स की थ्योरी जो है वो कैसे आई। तो मैं आपको बता दूं, एक घटना की चर्चा कर लेता हूं कि पुराने ज़माने में कोई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, जैसे आज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि पुराने हो चुके हैं। उसके बाद NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ESR, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक्स आ गए हैं जो किसी भी एक खास कंपाउंड को कैरेक्टराइज करने में बड़ी मददगार होते हैं, बहुत ही मददगार होते हैं। उसके अलावा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आ गया, TLC, HPLC, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के एक अलग, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो सबसे इफ़ेक्टिव है टेक्नोलॉजी, जो किसी भी कंपाउंड्स में कितना बॉन्ड लेंथ है, कितना बॉन्ड एंगल है, उसका पिक्चर क्या, उसका स्पाशियल अरेंजमेंट क्या है, ये सारी की सारी जानकारी देता है। वो भी टेक्निक अब हमारे पास है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो अब किसी कंपाउंड का कैरेक्टराइजेशन, उसका फार्मूला निकालना, उसका मास निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी अब अवेलेबल है। लेकिन उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और तब बर्नर ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, बर्नर ने जो कहा, वो एकदम सटीक। जब बाद में चल के इन सारे टेक्नोलॉजी के बेसिस पर उसको तौला गया तो एकदम खरा सोना उतरा वो। और यही कारण है कि आज भी इतने पुराने हो जाने के बाद भी हम लोग आज बर्नर को सैल्यूट करते हैं कि उनके कारण ही आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एग्जिस्टेंस है, और उसका इतना इम्पोर्टेंस है, केमिस्ट्री उसकी इतनी बड़ी है, इतना ज़्यादा उसको पढ़ा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि उनका एक्सपेरिमेंट था कि कोबाल्ट क्लोराइड, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम क्लोराइड आयन का टेस्ट, सल्फेट आयन का टेस्ट कैसे करते हैं। एक बार दोहरा देता हूं कि जिस कंपाउंड में क्लोराइड आयंस होते हैं, उस कंपाउंड में थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड मिलाकर और उसको थोड़ा सा वार्म कर देते हैं, और 2 बूंद सिल्वर नाइट्रेट का जैसे ही आप उसमें डालेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट नीचे अपीयर हो जाएगा। वाइट प्रेसिपिटेट का बनना इस बात को इंडिकेट करता है कि उसमें क्लोराइड आयन हो सकते हैं, सल्फेट आयन भी हो सकते हैं। तो
हम उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते क्या है कि उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, मतलब अमोनिया मिलाते हैं। अमोनिया मिलाने से अगर प्रेसिपिटेट डिसअपियर हो जाता है, फिर नाइट्रिक एसिड डालने से अपीयर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो क्लोराइड है। अमोनिया मिलाने से अगर वो डिसअपियर नहीं होता तो कहते हैं सल्फेट है। तो हम क्लोराइड का टेस्ट करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमने लिया क्या, कोबाल्ट क्लोराइड लिया। कोबाल्ट क्लोराइड में तो हमको दिख भी रहा है ना CuCl3 है, तो उसमें क्लोराइड होगा, और हम क्लोराइड का टेस्ट करेंगे तो क्लोराइड का टेस्ट आना चाहिए, उसमें कोबाल्ट का टेस्ट करेंगे तो कोबाल्ट का टेस्ट आना चाहिए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट आना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि उसमें कोबाल्ट है, उसमें क्लोराइड है। लेकिन बात अगर इतनी सरल हो जाती तो फिर थ्योरी आती ही नहीं। देखिए बर्नर ने क्या किया अपने लैब में, बर्नर ने 4-5 टेस्ट ट्यूब लिए और 4-5 टेस्ट ट्यूब में कोबाल्ट क्लोराइड भर दिया और सब में अंदाज से अलग अलग अमाउंट अमोनिया का डाला। मैंने लिखा भी है। ये टेस्ट ट्यूब पहला है जिसमें कोबाल्ट क्लोराइड मिलाया, ले लिया और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अमोनिया डाल दिया, एक्सेस अमोनिया डाला। दूसरे टेस्ट ट्यूब में थोड़ा कम अमोनिया डाला, तीसरे में थोड़ा उससे भी कम डाला, चौथे में उतना ही डाला और पाँचवें में बहुत कम अमोनिया डाला। ये मैंने ये बर्नर का पार्ट नहीं है, ये किसी दूसरे बाद में जब इस पर बहुत रिसर्च हुआ तो इसको और क्लियर कट करने के लिए मैंने ये लिखा भी है। अब देखिए सब में तो कोबाल्ट क्लोराइड है और अमोनिया है, भले ही अमोनिया का अमाउंट अलग अलग है, ये ठीक है। 5-7 दिनों के बाद जब वो आते हैं लैब में, लैब बंद करके छोड़ दिया, कुछ दिन उसको होने दिया रिएक्शन। जब वो वापस आए तो देखा कि सारे के सारे टेस्ट ट्यूब में कलर अलग अलग है। पहला तो ध्यान आकर्षित करने वाली ये घटना थी कि सबका कलर अलग अलग है। कैसे? जबकि सब में डाला तो हमने वही है, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया, कंपोजिशन तो सेम है। ये अलग बात है कि अमोनिया का अमाउंट अलग अलग है सब में, लेकिन है तो वही कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया। तो उसमें कलर डिफरेंट कैसे आ गए? ये डिफरेंट कलर होने का राज क्या है? तो एक तो उनका ध्यान जो आकर्षित हुआ उस घटना पर, उसका कारण था डिफरेंट कलर का होना। और दूसरा, जब उन्होंने सारे कंपाउंड्स को टेस्ट किया, कंडक्टिविटी टेस्ट, जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम इसका कंडक्टिविटी टेस्ट करें और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करे तो हम क्या कहेंगे कि ये इंसुलेटर है। ये कंडक्ट करने लगे तो कहेंगे कि ये कंडक्टर है, इसके एक्वस सोल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी से पास कराया। तो हम ये भी आपको बताएंगे। जब उसका क्लोराइड के लिए टेस्ट किया तो और दूसरी आश्चर्यजनक घटना घट गई कि सब में क्लोराइड का अलग अलग टेस्ट आ रहा है, और एक ऐसा कंपाउंड भी था जिसमें दिख रहा है कि क्लोराइड है लेकिन क्लोराइड का टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये कौन सी बात हो गई? तीसरी जो आश्चर्यजनक घटना थी कि इसका दोनों में 4 अमोनिया मॉलिक्यूल है लेकिन दोनों का कलर अलग अलग है, ग्रीन एंड वायलेट। तो इसका क्या राज है? तो इस पर उन्होंने बड़ा ही शोध किया कि मतलब अपने दिमाग में अपनी इंटेलिजेंसिया का इस्तेमाल किया और उन्होंने एक कंक्लूजन पर पहुँचे जिसको हम लोग बर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी कहते हैं। उसी कंक्लूजन को याद रहे, फिर से मैं कह दूं आपको कि उनके समय में कोई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक नहीं था, कोई टेक्निक नहीं था जिससे वो ये मालूम कर पाते कि इसका फार्मूला क्या है, इसका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, वगैरह वगैरह। ये नहीं पता लगा सकते थे उस समय। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो बातें कही वो आज भी एकदम अक्षरशः सही है। चलिए मैं आपको बता दूं कि इसका कलर येलो था और इसमें जब सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट डाला गया तो 3AgCl के बराबर टेस्ट मिला। और ये टेस्ट आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं कैसे होता है, जिसका मतलब हुआ कि 3Cl- इसमें है। तो ये हमको दिख भी रहा है, इसमें 3Cl- है, इसका कलर येलो है। कलर कैसे आता है ये बाद में हम लोग देखेंगे। यहाँ 5 अमोनिया मॉलिक्यूल डाला तो इसमें 2 AgCl के बराबर टेस्ट आया है, मतलब 2 Cl- का टेस्ट दिया, इसका कलर पर्पल है। जब इसमें 4 अमोनिया मॉलिक्यूल डाला तो ग्रीन, 1 AgCl का टेस्ट दिया, यह भी 1 ही AgCl का टेस्ट दिया, जबकि इसमें है 3 AgCl। ये सारी की सारी बातें किसी को भी आश्चर्यचकित करने के लिए काफ़ी है। तो उन्होंने इस पर बड़ा सोचा, तो उन्होंने कंक्लूजन दिया कि ये जो दोनों कंपाउंड हैं इनका एम्पिरिकल फार्मूला तो सेम है। तो इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होने के बावजूद भी इनका डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज है। इसका कारण क्या है? तो ये इसको कहा गया कि ये दोनों आइसोमर्स होंगे, इनका एक स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज अलग हो रही है। तो चलिए इन दोनों को समझ में आता है, लेकिन इसमें 3 Cl का टेस्ट, इसमें 2 Cl का टेस्ट, इसमें 1 भी Cl का टेस्ट नहीं आना किस बात को इंडिकेट करता है? तब उन्होंने बहुत सोच विचार कर और एक थ्योरी दिया
जिसको हम लोग बर्नर्स की कोऑर्डिनेशन थ्योरी कहते हैं। अब इसको समझ लीजिए, इसको और भी हम बढ़िया से समझाएंगे आपको। अभी यहाँ समझ लीजिए, उन्होंने थ्योरी में कहा क्या कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो मेटल होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन, जो मेटल जैसे यहाँ पर कोबाल्ट है, तो मेटल की दो तरह की वैलेंसीज होती है। जैसे हाथी के दो तरह के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, वैसे ही मेटल्स की वैलेंसी दो तरह की होती है। एक वैलेंसी को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, जो कि आयोनाइजेबल होता है, वो आयोनाइज हो सकता है एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, जो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होता है। मतलब Cl- से, SO4- से, Br- से वो सेटिस्फाइड होता है, CO3 से सेटिस्फाइड होता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि प्राइमरी वैलेंसी को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर लिखते हैं। हम लिख कर जब इसको देखेंगे उस समय आपको दिखाएंगे भी कि प्राइमरी वैलेंसी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा, सेकेंडरी वैलेंसी स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर होगा, हम उसको भीतर लिखेंगे। तो कहता है कि सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, उसको आयोनाइज नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स द स्पीसीज दैट आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी वैलेंसी कैन नॉट गिव द टेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, उनका क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं हो सकता है क्योंकि वो आयोनाइज ही नहीं होगा। और आपको बता दूं मैं, कंसेप्ट है सीधा सा कि जो आयोनाइज नहीं होगा वो टेस्ट देगा ही नहीं। यही कारण था कि इन सारे के सारे कंपाउंड्स को कम्प्लेक्स कहा जाता था, क्योंकि वो आयोनाइज होते ही नहीं थे। जब तक आयोनाइज नहीं होगा तब तक टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि टेस्ट आयंस का होता है, किसी खास न्यूट्रल आइटम का नहीं। हम जब तक वो आयोनाइज नहीं होगा तब तक टेस्ट नहीं देगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी में जो भी स्पीसीज होंगे वो आयोनाइज होंगे ही नहीं, और जब वो आयोनाइज नहीं होंगे तो फिर उनका टेस्ट ही नहीं आएगा। तो कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होते हैं वो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं और इसलिए वो टेस्ट नहीं देते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले जो स्पीसीज होंगे या तो अनायन होंगे, नहीं तो न्यूट्रल स्पीसीज होंगे। कोई कैटायन नहीं हो सकता है, न्यूट्रल स्पीसीज या अनायन हो सकते हैं। एक बात यहाँ लिखा है, इसको बाद में आपको क्लियर करेंगे कि जितना सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर आपने एक बार सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ है, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो यहाँ कह रहा है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। तो एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, याद रखनी है इसको। इसके बाद कहता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले स्पीसीज होते हैं उनका अपना एक स्पाशियल अरेंजमेंट होता है, स्पेस में उनका एक खास अरेंजमेंट होता है और उस अरेंजमेंट के कारण उनकी एक सर्टेन ज्योमेट्री होती है, जिस ज्योमेट्री को हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन, स्क्वायर प्लेनर, ये सब कुछ ज्योमेट्री एक्वायर करता है। किसके कारण? उसके स्पाशियल अरेंजमेंट के कारण उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। और ये किसी भी एटम, किसी भी मेटल के चारों तरफ जो स्पाशियल अरेंजमेंट है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक सर्टेन अरेंजमेंट ही होगा और वो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में निकालेंगे भी। तो अभी केवल मैंने आपको बताया है कि ये जो थ्योरी है कोऑर्डिनेशन थ्योरी, उसका स्टेटमेंट क्या है। अब चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो बर्नर्ड ने जो कहा, उन्होंने अपने जो अनुभव के आधार पे कहा था कि किसी कंपाउंड्स में जो मेटल होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उनकी दो वैलेंसीज होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है, मतलब जो टेस्ट आने वाले हैं, क्लोराइड आयन का टेस्ट हो, सल्फेट का टेस्ट हो, वो अगर प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है तभी टेस्ट देगा, अदरवाइज टेस्ट नहीं देगा। तो उसके आधार पर उन्होंने जो फार्मूला लिखा वो मैं आपको बताता हूँ कि एक कंपाउंड था जो मैंने लिखा COCl3 × 6NH3। इसने कहा कि दिस कंपाउंड गिव्स द टेस्ट ऑफ 3Cl-। इसका मतलब हुआ कि प्राइमरी वैलेंसी में इट मीन्स 3Cl आयन, 3 क्लोराइड आयंस satisfy the primary valencies, इसका यह मतलब हुआ, सीधा सा मतलब हुआ
कि 3 क्लोराइड आयंस जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसकी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गई। तो टोटल इसमें है कितने आयंस? 6 अमोनिया है और 3 क्लोराइड है, तो 9 है। 9 में से 3 प्राइमरी वैलेंसी में चला गया। इसका यह मतलब हुआ, इट मीन्स 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स satisfy सेकेंडरी वैलेंसी। और आपको मैं बता दूं कि उन्होंने जो लिखा फॉर्मूला, उसमें उस फॉर्मूला में CONH3 ये सेकेंडरी वैलेंसी को लिख दिया होल 6, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, और Cl3 ये प्राइमरी वैलेंसी हो गई। ये आयोनाइजेबल वैलेंसी है, यह प्राइमरी वैलेंसी है। और ये सेकेंडरी वैलेंसी है। ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर उसको लिखा जाता है। और बाद में चल के जब बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, नए नए टेक्निक्स आए, तो इन सारे कंपाउंड्स का फार्मूला वही पाया गया जो अल्फ्रेड बर्नर ने कहा था। मतलब बर्नर का कंसेप्ट एकदम 100% सही साबित हुआ और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। नोबेल प्राइज़ आप समझ रहे हैं कि कितना सम्मानजनक, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ मिला है इनको। ठीक वैसे ही सिमिलरली COCl3 into 5NH3 gives the taste of 2 chloride ions। इसका मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो 2 क्लोराइड आयन है। इसकी प्राइमरी वैलेंसी 2 हो गई और सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई और तब इसका फॉर्मूला लिखा गया CONH3 होल 5 Cl। एक Cl भीतर चला गया और बाहर में 2 ही Cl है और इसीलिए यह 2 ही Cl का टेस्ट देगा क्योंकि आयोनाइजेबल वैलेंसी 2 ही है। ठीक वैसे ही COCl3 into 4NH3 gives the taste of 1 Cl-। एक Cl- का टेस्ट देता है। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी 1 ही है उसकी, तो इसका फार्मूला लिख दिया CONH3 का होल 4, 2 Cl भीतर में, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के साथ, और 1 ही Cl बाहर, और ये 1 ही Cl का टेस्ट देगा। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर लिखा। एंड COCl3 into 3NH3 does not give taste of Cl-। Cl- का कोई टेस्ट वो देता ही नहीं है। इसका मतलब है, इट मीन्स all the chloride ions are satisfying the secondary valency। सारे के सारे सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। तो उसका फॉर्मूला लिख दे सकते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है CONH3 होल 3 और Cl3, तीनों के तीनों क्लोरीन भीतर में है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और इसलिए कोई टेस्ट नहीं देगा। और ये इतना एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन था। मैंने कहा, बार बार ये कह रहा हूँ
कि अब जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज होने लगा है तो इन सारे के सारे कंपाउंड्स के फार्मूलाई वही है जो अल्फ्रेड बर्नर ने बताया था। तो आपने समझ लिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो जो पहले कभी कम्प्लेक्स हुआ करता था अब उसके बॉन्डिंग को हम एक्सप्लेन करने लगे हैं, इस लायक हो गए कि अब हम उसके बॉन्डिंग को समझ सकते हैं। लेकिन इस बॉन्डिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये माइलस्टोन तो है कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझ सकते हैं। और फिर बाद में चल के बहुत सारी थ्योरीज आई, VBT, CFT आया, इसमें हम और हायर क्लास में जाएंगे तो MOT भी पढ़ना है कम्प्लेक्सेस का, तो ये सब आए। लेकिन हम इसको सैल्यूट करते हैं क्योंकि ये पहला थ्योरी था जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को इतना इम्पोर्टेंस दिलाया। तो बात रही कि ये तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ लिया, अब इस चैप्टर को और आगे बढ़ाने के लिए कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी कि जैसे हमने लिखा CONH3 का होल 6 Cl3, तो स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है, CO को सेंट्रल मेटल आयन कहा जाता है, NH3 को पोटेंशियल लिगेंड कहा जाता है, Cl को काउंटर आयन कहा जाता है। तो ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं, कुछ टर्म्स लिगेंड्स हो गया, जैसे हम कहते हैं कि लिगेंड है, लिगेंड क्या है इससे आपको परिचित होना होगा। सेंट्रल मेटल आयन क्या है, सेंट्रल मेटल आयन क्या है इससे परिचित होना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इससे आपको परिचित होना होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है ये जानना होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या है ये समझना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये समझना होगा। तो और भी बहुत सारे टर्म समझने होंगे। कहना ये चाहते हैं कि इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ कीज चाहिए, कुछ चाबी चाहिए, जिससे हम इस चैप्टर के ताले को खोलेंगे तो हम उन सारे के सारे कीज को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तैयार करेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो जाने से भी एक परेशानी है, तो ये ऑलरेडी 20-25 मिनट का वीडियो हो चुका है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक देना ना भूलें, और अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहे। और मैं इस चैनल पे हमेशा इसी पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड वीडियोज़ बनाया करता हूँ, चाहे ऑनलाइन हेल्प की ज़रूरत हो या किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत हो, तो मैं इसी तरह के या स्कोप से रिलेटेड बात हो, मैं इसी तरह के वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहेगा। और हाँ, लाइव क्लासेस भी हमेशा होते रहते हैं, तो लाइव क्लास का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में कहीं ना कहीं तो कोई स्टूडेंट्स हैं ही जो पढ़ते हैं, तो आपको एक सुविधा होगी अगर आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे भेंट होगी, जहां हम इन सारे के सारे टर्म्स के बारे में, मतलब टर्मिनोलॉजीज़ दैट आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।